अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अज्यूम कीजिए कि आप एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं, तो आप देखेंगे कि पत्थर से, जहां पत्थर गिरा है वहां से आपको एक लहर निकलती हुई नजर आएगी जो कि हर तरफ को फैल जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब आपने पानी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की तो वहां से आपको एक वेव मिली, लेकिन वेव सिर्फ पानी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से नहीं मिलती। अगर आप हवा में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, कोई सोर्स होगी जो हवा में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करे, तो वहां पर भी आपको एक वेव मिलेगी। और अगर आप हवा से निकलकर स्पेस में जाएंगे और स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ कोई ऐसी सोर्स होगी जो कि स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पर भी आपको वेव मिलेगी और उस वेव को हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो ब्लैक होल्स का रक्स दिखा रहा हूँ। ये बाइनरी ब्लैक होल्स होते हैं जो एक दूसरे के करीब आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करीब आते आते ये एक ना ख़त्म होने वाले रक्स में जकड़े जाते हैं और उसके बाद इन्होंने इकट्ठे हो जाना है, मिल जाना है, एक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन जब ये आपस में रक्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उस वक्त स्पेस टाइम में रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिस तरह के तालाब में रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो रिपल्स दूर तक ट्रैवल करते हैं, कई रिपल्स हमारी ज़मीन तक भी आते हैं। इन रिपल से बनने वाली वेव्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दो ब्लैक होल्स दिखा रहा हूँ जो कि एक दूसरे के गिर्द रक्स कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ग्रेविटेशनल वेव की एक एनिमेशन भी देख सकते हैं। स्पेस टाइम में से गुजर रही है, इसका मतलब ये है कि ये टाइम और स्पेस दोनों को कभी श्रिंक करेगी और कभी एक्सपैंड करेगी। इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड के साथ ग्रेविटेशनल वेव भी ट्रेवल करती है। और अगर दो ब्लैक होल आपस में रक्स करते हुए मर्ज करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितनी एनर्जी तमाम सितारे, हमारे यूनिवर्स में तमाम सितारे रोशनी की सूरत में हमें देते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हाई एनर्जी एक इवेंट होता है जब भी दो ब्लैक होल इस तरीके से करीब आते हैं। और जब वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये स्पेस टाइम है और इसमें से ग्रेविटेशनल वेव गुजर रही है। तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल ऐसे जैसे ऑसिलेशंस हो रही हैं, इसके अंदर साइनोसॉइडल वेव गुजर रही है, बिल्कुल आपको वैसे ही मूवमेंट्स नज़र आ रही होंगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास ये एक स्पेस टाइम है, ये आप गोलारा देख रहे हैं बीच में, ये स्पेस टाइम का एक चंक ले लिया है, एक हिस्सा ले लिया। जब ग्रेविटेशनल वेव का एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, उस वक्त स्पेस टाइम नॉर्मल होगी। लेकिन जब ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड या क्रस्ट की तरफ पहुंचेगा, आप देख सकते हैं इसकी पॉजिटिव पीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्पेस टाइम को लेफ्ट और राइट से ऐसे लग रहा है जैसे हमने कंप्रेस कर दिया, जबकि ऊपर और नीचे से वो चीज़ बाहर की तरफ निकल गई, एलोंगेट हो गई है। जब दोबारा एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा तो स्पेस टाइम दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव पीक की तरफ जाएंगे तो अब ऊपर और नीचे से कंप्रेस होगा स्पेस टाइम और लेफ्ट और राइट को निकल जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। और फिर हमारे पास जब ये एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा तो दोबारा स्पेस टाइम नॉर्मल हो जाएगा। अब एक वेव जब गुजर रही है और उसके बीच जो भी स्पेस टाइम और उसमें जो भी चीज़ मौजूद है, मसलन ज़मीन मौजूद है, तो जब वेव उसमें से पास करती है तो ज़मीन अपनी ओरिजिनल शेप लेगी, फिर वो एक तरफ से कंप्रेस होगी, फिर वो ओरिजिनल शेप लेगी, फिर वो दूसरी तरफ से कंप्रेस होगी, फिर वो ओरिजिनल शेप लेगी। तो ये सिर्फ मैंने आपको स्पेस का बताया है, लेकिन इसका इफेक्ट टाइम पर भी होता है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, एक साइकिल दिखाया है ग्रेविटेशनल वेव का। तो एक साइकिल के गुजरने में आप देखिए कि स्पेस टाइम नॉर्मल है। उसके बाद जैसे मेरे पास पॉजिटिव पीक आई, मेरे पास क्रस्ट आया, तो दोनों तरफ से लेफ्ट और साइड से ऐसे लगता है कि हमने इसको कंप्रेस कर दिया ज़मीन को, और ज़मीन की साख्त चेंज होगी, ऊपर और नीचे को बढ़ गई, एलोंगेट होगी। अब फिर मेरे पास ज़ीरो एम्पलीट्यूड आया तो दोबारा ज़मीन नॉर्मल होगी। फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड आया तो अब दूसरी तरफ यही हाल हुआ, ऊपर और नीचे से कंप्रेस किया और लेफ्ट और राइट को ज़मीन बढ़ गई, एलोंगेट कर गई। तो फिर हमारे पास जब ज़ीरो एम्पलीट्यूड आया तो ज़मीन नॉर्मल होगी। अब अगर वेव्स गुजरती जा रही हैं तो ज़मीन इसी तरीके से श्रिंक कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, श्रिंक कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, श्रिंक कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। इस वक्त तक जितनी भी ग्रेविटेशनल वेव्स हमने एक्सपीरियंस की हैं वो बहुत थोड़े मैग्नीट्यूड की थी, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा।
लेकिन इमेजिन करें कि अगर एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की ग्रेविटेशनल वेव गुजरे तो उसके बाद ज़मीन की क्या हालत होगी और ज़मीन पर रहने वालों की क्या हालत होगी। क्या ज़मीन पर आपको इस तरीके के खेत नज़र आना शुरू हो जाएंगे? क्या ज़मीन के ब्रिजेस आपको ऐसे नज़र आना शुरू होंगे? क्योंकि वो स्क्वीज़ भी कर रहे हैं, वो कंप्रेस भी हो रहे हैं और वो फैल भी रहे हैं। और ये काम स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ग्रेविटेशनल वेव की, वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ये ट्रैवल करती है। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ग्रेविटेशनल वेव का जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो वो ज़मीन पर किस किस्म की तबाही ला सकती है। लेकिन इसको मेयर करने के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स को मेयर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेटरीज बना रहे हैं, जिसमें लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जिसे लाइगो कहा जाता है। और इस वक्त लाइगो के 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में। लेकिन सबसे पहले इसको हैनफर्ड और लिविंगस्टन में बनाया गया, जो अमेरिका के 2 इलाके हैं। और यहाँ पर ये बहुत दूर हैं एक दूसरे से, और यहाँ पर हमने पैरेलल में इंडिपेंडेंटली ग्रेविटेशन वेव को मेजर किया, क्योंकि हमें ये लगा कि 2 ब्लैक होल्स जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो रक्स में थे और वो एक दूसरे में मर्ज करने वाले थे। और जब उन्होंने मर्ज किया तो हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया। ये याद रहे कि वो माजी में मर्ज कर चुके होंगे, लेकिन उनसे आने वाली जो लाइट थी और जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी वो अब हमारे पास पहुंची हैं। तो जब हमने विर्गो में, ये विर्गो है यूरोप में, लिविंगस्टन और हैनफर्ड में, तीनों जगह पर इनको मेजर किया, ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया और आपस में कंपैरिजन किया, तो हमारे लिए बहुत हैरानकुन नताइज थे जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इनको मेजर करने के लिए हमें एक एल शेप स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या करते हैं, इसके एंड पर 2 मिरर्स हैं। यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर एक मिरर है, और यहाँ पर मैं लेज़र बीम इंजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर रखा हुआ है हमने, जो कि कुछ बीम को इधर रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को इधर कर देता है। और ये दोनों बीम्स 4 किलोमीटर का डिस्टेंस लेती हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है। एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करके ये मिरर से टकराती हैं, वापस आती हैं और आकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देती हैं। तो मेरे पास जो स्क्रीन है उस पर एक डॉट आ जाता है, आप देख सकते हैं ये डॉट आ रहा है। लेकिन जब इस पूरे चैनल से ग्रेविटेशनल वेव गुजरेगी तो वो क्या करेगी, वो स्पेस को कभी बढ़ाएगी कभी कम करेगी, और वो दोनों ब्रांचेस पर एक जैसी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए हो सकता है कि वो इस ब्रांच को बड़ा कर दे, इस ब्रांच को छोटा कर दे, या इसको बड़ा कर दे, इसको छोटा कर दे। तो उस वजह से जो हम तक वापस रिफ्लेक्ट होकर लेज़र पहुंचेगी, अब वो इन फेज नहीं होगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेगी, बल्कि अब उसमें कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही होगी। तो हमें वो धब्बा या वो स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता मदम होता हुआ नजर आएगा, जिससे हमें फ़ौरन पता चलेगा कि इस वक्त ग्रेविटेशनल वेव हम तक पहुंच रही है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये लाइगो ऑब्जर्वेटरी है जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर की टनल है। इस टनल में वैक्यूम होता है और इसके एंड पर मिरर लगा होता है, जबकि लेज़र को यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है। तो फिजिकली आप इसको देख सकते हैं और मैंने आपको इसकी डिटेल भी बता दी है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पूरे 4 किलोमीटर की जो ब्रांच है, इसमें अगर एक एटम के न्यूक्लियस के 1000वें हिस्से से भी छोटा, 1000वें हिस्से के बराबर या उससे भी छोटा अगर थोड़ी सी भी चेंज आएगी ग्रेविटेशनल वेव की वजह से डिस्टेंस में, तो ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगी, फ़ौरन इंटरफेरेंस पैटर्न बदलना शुरू हो जाएंगे और हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव आ रही है या हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है। और इस पूरी ऑब्जर्वेटरी में ग्रेविटेशनल वेव्स को साउंड वेव्स में बदला जाता है और फिर उन्हें सुना जाता है। उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ चिर्प होती है, चिड़िया जैसी आवाज़ होती है। तो हमारे पास 2 ब्लैक होल हैं, आपस में रक्स में है, तो उनसे जो ग्रेविटेशनल वेव है वो इस तरीके से हम तक पहुंच रही है। आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट इनका एम्पलीट्यूड है। जब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गए, और जब वो एक दूसरे में मर्ज करते हैं तो उस वक्त आप देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और उसके बाद एम्पलीट्यूड फिर डिके कर जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने किस तरीके से उनके एम्पलीट्यूड्स देखे हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स हैं जिनकी हमने फिल्ट्रेशन की है, लेकिन ये वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब वो मर्ज करने वाले हैं तो आपके पास एम्पलीट्यूड कम है।
जब वो मर्ज कर रहे हैं तो आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और जब वो मर्ज बिल्कुल कर रहे होते तो उस वक्त मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। ये तीनों चीज़ें हमने ऑब्जर्व की एक ही वक्त में, तीनों लेबॉर्ट्रीज में, तीनों ऑब्जर्वेटरीज में, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब डिटेक्ट हुई ग्रेविटेशनल वेव तो आपको उसी टाइम पर इस किस्म की शेप मिली सिग्नल की। यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर भी आपको वैसी शेप मिली, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपको वैसी शेप मिली। अगर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखें तो आप देखें आपको इस तरह का बैंड मिला, यहाँ पर आपको इस तरीके का बैंड मिला, मिलते जुलते बैंड है, और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वैसा ही बैंड मिला। तो इससे अंदाज़ा हुआ, और उनकी जब हमने सिग्नल टू नॉइज रेशियो देखी तो वो भी एक जैसी थी। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि हमें एक ग्रेविटेशनल वेव का सामना हुआ है जो कि ज़मीन में से गुजरी है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इतना कम था कि फ़िज़िकली हमें ज़मीन पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आई। फिज़िकली हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सके, अपनी आँखों से, अपनी सेंसर से हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सके। मैं आपको इन टनल्स के एंड पर लगे हुए शीशे भी दिखा रहा हूँ, जो कि आप मिरर्स देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट करते हैं। और इन मिरर्स की रेजोल्यूशन क्या है, ये इतने फाइन मिरर्स हैं कि ये 3 मिलियन फोटॉन्स में, 30 लाख फोटॉन में सिर्फ एक फोटॉन को ऑब्जॉर्व करते हैं, बाकी 30 लाख माइनस एक फोटॉन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इतने ज़बरदस्त ये रिफ्लेक्टर्स हैं जिनमें हमें लॉसेस बिल्कुल भी नहीं मिलते। आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टर्स मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है वो भी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से जो टनल होती है उसको भी हम अंदर से देख रहे हैं। तो ये टनल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसमें वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में सारा का सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। दोबारा आते हैं जिम खलीली के उस सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि उन्होंने टाइम डायलेशन को मालूम करने के लिए, हर बंदे के लिए टाइम डायलेशन को मालूम करने के लिए कि वो कितनी जल्दी एज कर रहा है, उसको मालूम करने के लिए बनाया था। लेकिन उसके जो रिज़ल्ट है वो बड़े हैरत अंगेज़ थे। और फिर जिम खलीली को यह अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़े फैक्टर को मिस कर दिया, क्योंकि ग्रेविटी तो वक्त पर असर डालती है, वक्त की रफ्तार पर असर डालती है, लेकिन स्पीड भी वक्त की रफ्तार पर असर डालती है। अगर एक क्लॉक आप खड़े हुए ज़ेबरे के ऊपर रखें और एक क्लॉक भागते हुए बच्चे के ऊपर रखें तो भागते हुए बच्चे का क्लॉक थोड़ा सा स्लो होगा। ये टाइम बहुत कम होता है, ये नैनो सेकेंड्स में भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम स्लो हो जाता है। एटॉमिक क्लॉक से हमें पता चलता है। अगर वही क्लॉक हम उठाकर जहाज़ पर रख दें तो टाइम और थोड़ा स्लो हो जाएगा। जितनी स्पीड होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जिसमें क्लॉक मौजूद है, उतना ही ज़्यादा क्लॉक स्लो टिक करेगा। तो हमारी ज़मीन घूम रही होती है, पोल्स में इसकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो होती है, पोल्स पर तो नहीं घूम रही, लेकिन इक्वेटर पर ये 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही होती है। इसका मतलब ये है कि टाइम इक्वेटर पर स्लो होगा और पोल्स पर टाइम की रफ्तार तेज़ होगी। तो हमने ग्रेविटी का तो फैक्टर बीच में डाल दिया, सॉफ्टवेयर के इक्वेशंस डाल दी, लेकिन रोटेशनल स्पीड की इक्वेशंस नहीं डाली। तो यहाँ पर इक्वेटर पर ग्रेविटी लो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक घड़ी ले लें तो वो नॉर्मल टिक करेगी। सपोज हम अज्यूम करते हैं कि वो टिक कर रही है और उसको हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन अगर इसी घड़ी को मैं पोल पर ले जाऊंगा तो अब वो स्लो हो जाएगी, उसकी टिक स्लो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है। उसी घड़ी को जब हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेटर में और उस पर स्पीड का इफेक्ट देखेंगे तो स्पीड क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर वो स्लो टिक करेगी, लेकिन जब मैं उसको पोल पर ले जाऊँगा तो यहाँ पर तो ज़ीरो स्पीड है, तो यहाँ पर वो इक्वेटर से ज़्यादा स्पीड से तेज़ी से टिक करेगी। तो दोनों चीज़ों को अगर मैंने शादी का बाद में, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैंने ये भी देखना है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन कितनी है और इसकी रोटेशनल स्पीड जो ज़मीन की है उसकी वजह से टाइम डायलेशन कितनी है, और उन दोनों का ऐड करके मुझे पता चलेगा कि मेरा क्लॉक कितनी तेज़ी से टिक कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जब जहाज़ में हम बैठे हैं तो उस वक्त अगर हमने नेट टाइम डायलेशन देखनी है तो उसकी ग्रेविटी को भी देखेंगे, क्योंकि जहाज़ ज़मीन से ऊपर उड़ रहा है, वहाँ पर ग्रेविटी कम होगी, इसलिए आपके पास यहाँ पर टाइम तेज़ी से टिक करेगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन क्योंकि वो रफ्तार तेज़ है उसकी, तो इस वजह से टाइम स्लो टिक करेगा क्योंकि उसकी रफ्तार तेज़ है। तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करना और फिर आपके पास नेट टिक आएगी, नेट रफ्तार आएगी टाइम की कि वो कितनी तेज़ी से टिक करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं तो अब ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ग्रेविटी की वजह से आपकी घड़ी कम स्लो टिक करेगी, कम नहीं स्लो टिक करेगी। लेकिन क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है
इस वजह से आपकी घड़ी तेज़ टिक करेगी। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास नेट टाइम डायलेशन आएगी। और अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं तो अब इस सिचुएशन में स्पीड की वजह से भी स्लो टिक करेगी और ग्रेविटी की वजह से स्लो टिक करेगी। तो इस वजह से जब आप ट्रेन में बैठे तो आपका टाइम सबसे ज़्यादा स्लो गुजरेगा। गोया कि ये नैनो सेकेंड्स में फैक्टर्स आते हैं जिनका हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। तो जब जिम खलीली ने ये दोनों फैक्टर्स इंक्लूड किए तो उनकी टाइम डायलेशन की इक्वेशंस ठीक काम करना शुरू हो गई और उस सॉफ्टवेयर ने भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जवाब देना शुरू कर दिया। आप उस सॉफ्टवेयर को गूगल ऐप्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका नाम है टाइम वॉर्पर, WARPER, टाइम TIME और टाइम वॉर्पर, टाइम को वॉर्प करने वाला सॉफ्टवेयर। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत से साइंसदान ग्रेविटी पर काम कर रहे हैं। उनमें किप थॉर्न हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है। और इंटरस्टेलर मूवी में जितनी भी साइंटिफिक डिपिक्शंस दी गई हैं उनके पीछे जो रिसर्च है वो इनकी है। और इन्होंने बहुत से ऐसे लेक्चर्स दिए हैं जिसमें इन्होंने इंटरस्टेलर की जो मूवी है उसमें जो ब्लैक होल की साइंस यूज़ हुई है उसके बारे में लोगों को डिटेल में बताया, रिलेटिविटी के बारे में डिटेल में बताया। इनका ये कहना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस ग्रेविटी। तो जहाँ पर टाइम तेज़ी से फ्लो करता है वहाँ पर ग्रेविटी कम होती है और जहाँ पर टाइम स्लो फ्लो करता है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है। तो इन्होंने और एंगल से देखा, एक फिलोसॉफिकल हमें डेफिनेशन दी है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ द नेचर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स टू फाइंड अ प्लेस वेयर टाइम रन स्लो। तो हर चीज़ की फितरत है, हर ऑब्जेक्ट की फितरत है कि वो ऐसी तरफ जाता है, माइल होता है जहाँ पर वक्त स्लो गुजरता है। और हम ये जानते हैं कि सूरज में वक्त स्लो गुजरता है क्योंकि सूरज की ग्रेविटी ज़्यादा है। तो आप सूरज के गिर्द कोई चीज़ छोड़ेंगे तो वो सूरज के गिर्द घूमती रहेगी। ये उसकी नेचर है कि उसने ऐसी जगह को ढूंढना है जहाँ पर टाइम स्लो गुजरे। अगर ज़मीन के गिर्द कोई चीज़ छोड़ेंगे तो वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा या उसके मदार में घुस जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर है कि उसने उस जगह को तलाश करना है जहाँ पर टाइम स्लो है। तो ये हमारी यूनिवर्स का एक हिडन प्रिंसिपल है जो कि किप थॉर्न ने हमें दिया है कि चीज़ें फितरतन उस तरफ जाती हैं जहाँ पर वक्त स्लो होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने टाइम डायलेशन को भी देखा, हमने उस पर स्पीड के इफेक्ट भी देखे, हमने उस पर ग्रेविटी के इफेक्ट भी देखे और साथ हमने ये भी देखा कि अगर किसी एक जगह पर हमने टाइम डायलेशन देखनी है तो उसमें मल्टीपल इफेक्ट्स को ऐड करना पड़ता है। हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को भी देखा और ये भी देखा कि स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस होती है और उसको LIGO के ज़रिए हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, कैसे मेजर करते हैं और इन ग्रेविटेशनल वेव्स के हम पर क्या असरात हो सकते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए।